हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पूरा डिटेल वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, तभी ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये एमसीक्यू एक तरह से एमसीक्यू ना होकर रिवीजन क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। और आपको मालूम होगा कि मैंने हिस्ट्री और सिविक्स और इकोनॉमिक्स का जितना भी चैप्टर है 10 क्लास में, सब का एमसीक्यू अपलोड कर दिया है। आप एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाएंगे और आसानी से उनको खोज कर, उनको समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको आपके ज्ञान में वृद्धि ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? There is enough for everyone's need, but not for anybody's greed. There is enough for everybody's need. क्या मतलब हुआ? धरती पे हर आदमी की ज़रूरत पूरी करने के लिए इनफ चीज़ें हैं, लेकिन एक भी आदमी की लालच को पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इनफ नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? जी हाँ, उनका नाम था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि दुनिया में इंसान की लालच को पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक सोने की घाटी में रख दिया जाए तो आप दूसरी घाटी की तमन्ना आरजू करते हुए नजर आएंगे। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कौन सी मिट्टी कॉटन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है? वो है ब्लैक सॉइल। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इसमें से कौन से स्टेटमेंट उसका करेक्ट डेफिनेशन है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस? नहीं, इसका राइट डेफिनेशन है बी। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं किया जाए, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हमें जिस प्रकार से तरक्की करना है, डेवलपमेंट करना है, उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपका चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इनमें से कौन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है? नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा प्राप्त करने में कई हजार साल लग जाए। वाटर है नहीं, विंड ऐसा तो नहीं है, वेजिटेशन भी नहीं है। इसका राइट आंसर है कोल्स एंड मिनरल्स, यानी कोयला और मिनरल्स। अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओल्ड अलुवियल सॉइल? क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है। मैं ये बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, और कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप में से कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? फॉसिल फ्यूल किस टाइप ऑफ रिसोर्सेज का एग्जांपल है? फॉसिल फ्यूल्स मतलब ईंधन, वही कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे कोयला और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ही एग्जांपल है, क्योंकि प्राप्त करने में हमें हजारों के हजारों साल लग जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें रिसोर्स कहेंगे। अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, उनको टेक्नोलॉजी की मदद से निकाला जा सके, इकोनॉमिकली फीजिबल है, यानी उस पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको मिलने की संभावना हो, यानी हम 500 खर्च करें तो उम्मीद है कि हमको 1000 रुपये मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, यानी वो जो रिसोर्स है ऐसी जगह पाई जाए जहां से उससे निकालना संभव हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ऐसी जगहों के पास अगर पाया जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि उससे फिर निकाला जा सकेगा। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देज। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन की ओर ऊपर आता हुआ, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इससे मैच द कॉलम्स कहते हैं। आप में से कई बच्चे ने अभी मैच आराम से कर लिया होगा। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के आधार पे
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्स को कई टाइप में बांटा गया है, उसे हमें मिलाना है। ऑरिजिन के हिसाब से आंसर आएगा बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी कहाँ से प्राप्त हुआ। बायोटिक लिविंग थिंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग को कंपोज्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी जो प्राप्त हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल वो भी प्राप्त होता है बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, और हम में से कोई भी मिलियन ऑफ ईयर तो बचने वाला नहीं है, इसीलिए उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एक इंसान ओन कर रहा है इंडिविजुअल, मोबाइल आपके हाथ में अगर आपका अपना है या पापा का भी है तो इंडिविजुअल। कम्युनिटी, प्लेग्राउंड, शमशान घाट, मरने के बाद जहां लोग जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी देश का, या इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ये ओनरशिप के आधार पे बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप हो चुका है उस हिसाब से पोटेंशियल डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व बांटा गया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से मैच द कॉलम्स है, इसमें 3 लैंड फॉर्म्स के बारे में बात की गई है, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यू। तो प्लेन्स किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेंगे और ह्यूमन सेटलमेंट भी देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स, यहाँ रिवर है, कई नदियाँ बहती है। हिमालय का आपने नाम सुना ही होगा, इससे कई नदियाँ आपको बहते हुए नज़र आती है। स्पेशली बिहार की अगर बात की जाए तो गंडक, घाघरा, ईटीसी, बहुत सारी नदियाँ। रिवर एंड टूरिज्म, ये टूरिज्म का भी सोर्स है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं। प्लेटो, चौकी, प्लेट की हम बात नहीं कर रहे हैं कि प्लेट्यू मतलब जहां मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे छोटा नागपुर, प्लेट्यू। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैच द कॉलम्स। एलुवियल सॉयल, एलुवियल सॉयल के बारे में कौन सी बात सही है कि ये रिवर के द्वारा डिपोजिट की जाती है? ब्लैक सॉयल फेमस है कॉटन के लिए। रेड एंड येलो सॉयल आयरन में रिच होता है, इसी वजह से इसका कलर रेड होता है, और जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो इसका कलर येलो हो जाता है। और एरिड सॉयल सैंडी और सेलाइन होता है। सैंडी मतलब बलुआही, और नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, द वेज ऑफ रिड्यूसिंग सॉयल इरोजन आर। सॉयल इरोजन को ख़त्म करने का जो तरीका है उसमें कौन कौन सा तरीका निम्नलिखित में से है? टेरेस फार्मिंग भी है, बिल्कुल, जिसमें हमको टेरेस बनाना होता है ताकि हम पानी और हवा के बहाव को थोड़ा रोक सके। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब कि एक जगह खेती की जा रही है, एक जगह घास उगाया जा रहा है, फिर खेती की जा रही है, फिर घास उगाया जा रहा है। ये जो सिस्टम होता है ताकि प्रेशर ऑफ विंड को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। शेल्टर बेल्ट मतलब कि आपने खेती बाड़ी की और चारों तरफ आपने क्या किया, प्लांट लगा दिया कुछ कुछ, ताकि यहाँ पे फिर से फोर्स ऑफ विंड को रोका जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑल। अगला प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अनफिट लैंड फॉर कल्टीवेशन चंबल बेसिन में जो है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है रेवाइन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अलुवियल सॉइल के बारे में सही है? ये सबसे ज़्यादा फैली हुई सॉइल है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है। जी बिल्कुल सही बात है। ये 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, सिंधु यानी इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से डिपॉजिट की जाती है, ये भी सही बात है। अलुवियल सॉइल एज ए होल बहुत फर्टाइल होती है, ये भी सही बात है। एज के हिसाब से सॉइल को क्लासिफाई कर दिया गया ओल्ड और न्यू अलुवियल सॉइल में, ये भी 100% सही बात है। तो इसका राइट आंसर है ए, बी, सी एंड डी। अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन के ऊपर, यह है द फैक्टर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर है? मतलब जो धरती, जो लैंड है उसमें जो डिग्रेडेशन यानी उसमें जो खराबियां देखने को मिल रही है, इसका कारण क्या क्या है? माइनिंग की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा घास चरने की वजह से होता है, और बहुत अधिक सिंचाई की वजह से भी हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑल। क्लियर। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट
पॉलिसी के अनुसार हमारे देश में या किसी भी देश में फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंटरनेशनल अर्थ समिट इज ट्रू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट जो हुआ है वो कहाँ हुआ था? इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स है, चेक करें कि इनमें से कौन सही है। ये कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। यस, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये देखने को मिला था। ये हेल्ड किया गया था 1992 में। अगला सवाल है कि इसको का पर्पस था प्रोटेक्शन के प्रॉब्लम पे बात करना। साथ साथ इन लोगों ने एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए लिखा गया था, इसको भी इंडोर्स किया, यानी इसको भी इन्होंने प्रमोट किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स की। मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। मिनरल एंड कोल डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है? आपके घर में। घर में पाया गया तो बड़ा मज़ा ही आ जाएगा, घर रहेगा कहाँ फिर। मिनरल एंड कोल डिपॉजिट पाया जाता है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ पे। वाटर की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत बड़ा रिसोर्स के तौर पे पाया जाता है। सोलर एंड विंड एनर्जी के तौर पे आपको मिलेगा राजस्थान और गुजरात में। और रिच कल्चरल हेरिटेज है लद्दाख में, यानी यहाँ बहुत सारे मठ वगैरह है, घूमने की जगह है, लोग जाते हैं, घूमते हैं। अगली बात कर 18 क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सी बात सही है? हाँ, ब्लैक सॉइल, दे आर ब्लैक इन कलर, इनका कलर ब्लैक होगा, नॉर्मल सी बात है। ब्लैक सॉइल को माना जाता है, अच्छा यहाँ पे कॉटन का एस छूट गया है, कि ये कॉटन को ग्रो करने के लिए आइडियल मिट्टी है और इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल लावा फ्लो का मिलकर होता है, सही बात है। इसको मॉइस्चर होल्ड करने के लिए जाना जाता है, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर है ऑल। अगला, which of the following statements regarding arid soil is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरिड सॉइल से संबंधित जो बिल्कुल सही है? तो पहला है एरिड सॉइल, एरिड का मतलब होता है ड्राई और इसका कलर होता है रेड टू ब्राउन, बिल्कुल सही जवाब है। ये सैंडी होते हैं और सेलाइन भी होते हैं, यानी इसमें नमक की मात्रा इवेपोरेट आप कर दे तो उससे नमक निकल जाएगा। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की काफ़ी कमी होती है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी होता है। ये ज़्यादातर राजस्थान वाला जैसे इलाके में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑल। अगला क्वेश्चन है द नेचुरल फोर्सेस दैट कैन लीड टू सॉइल इरोजन। ऐसे नेचुरल फोर्सेस के बारे में बताएं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, वो कौन कौन से हैं? तो विंड भी है, हवा से भी होता है, मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसे ही हम लोग सॉइल इरोजन भी कहते हैं। वाटर से भी ऐसा होता है और ग्लेशियर, यानी जिसे हम लोग रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं। ये जो रिवर ऑफ आइस होता है ये बहता है तो साथ साथ में कई मिट्टियों को लेकर भी चला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑल। यहाँ पे ऑप्शन नन की जगह पे होना चाहिए, क्या? ऑल। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का सेट आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच पाए। अगर आपने इससे बेनिफिट उठाया, आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव बेहतर लगा, then spread the message, spread this video to each and every group that you belong to. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.